हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ चुके हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, हीट इंजन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद कार्नट इंजन पढ़ेंगे। कार्नट इंजन भी एक्चुअल में सादी कार्नट के द्वारा डिज़ाइन किया गया हुआ थ्योरेटिकल हीट इंजन है। मतलब एक ऐसा हीट इंजन जो थ्योरी में बनाया हुआ है, और अगर उसे प्रैक्टिकली हम बनाना चाहें तो वो जो बातें सादी कार्नट ने अपने थ्योरेटिकल हीट इंजन में कही हैं, जिसे हम कार्नट इंजन कहेंगे, उसी को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी बात करेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट जो कैल्विन और प्लैंक ने दी है, जिसे हम कहेंगे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरी क्लॉसियस स्टेटमेंट। और जब ये पूछा जाता है तो कई बार इसी नाम से आता है कि स्टेट क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर ऐसा बोलेंगे कि स्टेट कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर वही लिखनी है। अंडरस्टूड ना? यस सर। तो अब देखिए दोनों क्या है। दोनों एक ही बात को कहती है अलग अलग तरीके से। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहती है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100%। यानी जितनी हीट एनर्जी आपने हॉट रिजर्वर से रिसीव करी, जितनी हीट आपने हॉट रिजर्वर से ली, उतनी अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो गया। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। क्लॉसियस स्टेटमेंट इसका जस्ट उल्टा कहता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि हीट कोल्ड रिजर्वर से हॉट रिजर्वर की तरफ फ्लो करे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। यानी ये स्टेटमेंट तो हीट इंजन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं भाई हीट इंजन में हमने क्या किया, हॉट रिजर्वर से हीट ली, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट किया, बची हुई हीट कोल्ड रिजर्वर को चली गई। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोल्ड रिजर्वर को जीरो हीट जाए, यानी सारी की सारी ली गई हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। और रेफ्रिजरेटर में हमने जस्ट इसका उल्टा पढ़ा था। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? कोल्ड रिजर्वर से हीट लेके हॉट रिजर्वर को देता है। तो ये कहता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि ये बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के पॉसिबल नहीं है। और जो एक्सटर्नल मशीन ये काम करती है उसी को हमने रेफ्रिजरेटर कहा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इज इट ओके? तो लिखिए बेटे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, according to this statement, it is not possible to construct a heat engine, which can convert the whole amount of heat received from hot reservoir into work. The whole amount of heat received from hot reservoir into work. यानी that is efficiency can never be 100% or 1. एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती या 1 के बराबर नहीं हो सकती। एफिशिएंसी 1 का मीनिंग ही है 100%। अंडरस्टूड है? यस सर। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है बेटे। और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, it is not possible to transfer heat from cold reservoir
टू हॉट reservoir without adding external agency, without adding external agency या फिर मशीन, एक ही बात है, किसी एक्सटर्नल मशीन की मदद लिए बिना कोल्ड रिजर्वर से हॉट रिजर्वर में हीट भेजना पॉसिबल नहीं है। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं है? इज इट क्लियर टू यू? अब इसका मीनिंग क्या है? अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका? रेफ्रिजरेटर का कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग ये है कि बीटा कैन नेवर बी इनफाइनाइट। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये एफिशिएंसी हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस के ऊपर लिमिट लगाता है। ये कहता है कि एफिशिएंसी कभी 1 नहीं हो सकती या 100% नहीं हो सकती हीट इंजन की, और ये कहता है कि रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। कितना नहीं हो सकता? इनफाइनाइट नहीं हो सकता। बोलो बच्चों, समझ आई कि नहीं आई बात? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन है बेटे, एक कमी है। कमी ये है कि हम इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। हम इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायोलेट हो जाए, मतलब ये फॉलो ना हो, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के हम हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भेज दें। जिस दिन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लॉ गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी की सारी हीट हॉट बॉडी से जो ली, हॉट रिजर्वर से जो ली, वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, और कभी होगा भी नहीं ऐसा। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप प्रूफ तो नहीं कर सकते मैथमेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड है ऑलरेडी। जितने भी प्रैक्टिकल्स, जितनी भी मशीन्स, जितने भी हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स आज तक हमने बनाए हैं, उनका एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकता और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। ये था बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे रिलेटेड बातचीत हम थोड़ी बहुत पहले भी कर चुके थे जब हमने रेफ्रिजरेटर की बात की। तो हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया है। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? कार्नट इंजन की। अब हम किसकी बात करेंगे? कार्नट इंजन की। कार्नट इंजन पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे तो आप बच्चों को नाम से ही पता चल गया होगा। रिवर्सिबल मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसको जैसे हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया, ठीक उसी प्रकार उसे रिवर्स डायरेक्शन में किया जा सके बाय अटेनिंग द सेम कंडीशंस, सेम इंटरमीडिएट कंडीशंस या स्टेट्स, वी कैन बेटर से। कहने का मतलब क्या? सपोज करते हैं कि हमने कोई एक प्रोसेस किया लाइक दिस। अगर इधर हमारे पास प्रेशर एक्सिस है, इधर हमारे पास वॉल्यूम एक्सिस है। मान लेते हैं कि हम स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंचे। बीच में ये सपोज यहाँ पर आपके पास P1 V1 था, यहाँ पर आपके पास P2 V2 था, बीच में यहाँ पर कोई एक PV वैल्यू थी। सपोज यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू P' थी, मान लिया। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कब कहेंगे? जब हम A से B जा सकते हो और इसी प्रोसेस को सेम पाथ से B से E ले जाया जा सके। सेम पाथ से ले जाने का मतलब ये कि जब वो उल्टा हो रहा हो तो उसके बीच में वही सारी स्टेट्स आए जो आई थी जब वो सीधे हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस किया जा रहा था। अंडरस्टूड और नॉट? यानी अगर ये A से B आया और B से A उसी रास्ते पर वापस गया, डायग्राम बनाया जब हमने PV डायग्राम, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये ऐसे आया और ऐसे वापस गया, सिचुएशन ओरिजिनल में पहुंच गया, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये फिर सिर्फ साइक्लिक है। ये रिवर्सिबल नहीं है, क्या है? साइक्लिक। अंडरस्टूड और नॉट? तो रिवर्सिबल का मतलब ये कि एक ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जा सकता है जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हमने किया और रिवर्स डायरेक्शन में जब हमने करा तो सेम स्टेट्स बीच में आई।
क्लियर हुआ? और इरिवर्सिबल जो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ज्यादातर तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ दे आर इरिवर्सिबल। इज इट ओके? रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ मेरे अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाना चाहूँ तो क्या मतलब ये मतलब ये कि मान लीजिए कोई एक पौधा है, वो 10 दिनों का हो गया है, पहले वो बीज था, फिर अंकुरित हुआ और फिर उसमें से 1-2 पत्तियां निकली, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसका तना बन गया और फिर उल्टा होने लग जाए, तना गायब हो जाए, फिर छोटा हो जाए लेंथ उसकी, फिर सिर्फ पत्तियों में बन जाए, वापस बीज बन जाए। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आई बात समझ में क्या नहीं आई? यानी जैसे जैसे सीधी दिशा में चला वैसा वैसा ही उल्टी दिशा में गया। दैट इज रिवर्सिबल। अंडरस्टूड और नॉट? तो लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में लिख लीजिए। ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल if it can be processed in the reverse direction, it can be processed in the reverse direction with the same intermediate states, with the same intermediate states as is processed in forward direction, as is processed in forward direction। जैसे एक प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया, उन्हीं सेम स्टेट्स के साथ रिवर्स डायरेक्शन में किया जा सके, ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? और इरिवर्सिबल क्या होता है? जो वापस सेम स्टेट्स को ना अटेन किया जा सके। इरिवर्सिबल ए प्रोसेस दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ फॉरवर्ड, that cannot be processed in reverse direction same as that of forward is called irreversible process, is called irreversible process। most of the process in our daily life are irreversible, most of the process in our daily life are irreversible। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। No ideal reversible process is possible। Understood or not? ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। फाइन।